हेलो गाइस। हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी जो आपके इम्पोर्टेंट होगी आपके टीजीटी, आपके पीजीटी और आपके एलटी ग्रेड है आपका और नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपकी ज्योग्राफी। तो टॉपिक हमारा आज का है पृथ्वी की गतियाँ यानी मोशन ऑफ द अर्थ कौन कौन सी हैं, इनको हम देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक को कवर कर रखा है। इसके बाद हम आते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में समझते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी ना गति कर रही है। कौन कौन सी गति कर रही है? घूम भी रही है और चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। मतलब अगर कोई इंसान, जैसे मान लीजिए ये इंसान है और ये अगर इसी स्थान पर खड़ा होके अपने तरफ घूमे तो एक चक्कर लगाता है, और ये किसी की चारों तरफ घूमे तो एक चक्कर लगाता है ना। तो इसी प्रकार से पृथ्वी भी क्या कर रही है, दो प्रकार की गतियाँ कर रही है। उनको हम आगे देखते हैं, भी एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, ये सभी को पता है। जिस प्रकार सभी ग्रह अपनी अपनी दिशा में प्रतिदिन गतियां कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी प्रतिदिन गति कर रही है, जो दो प्रकार की, कितने प्रकार की, दो प्रकार की गतियां पृथ्वी संपन्न कर रही है। अब बात करते हैं हम कौन कौन सी गति कर रही है। तो पहली गति है हमारी परिभ्रमण, जिसे हम रोटेशन, घूर्णन गति या फिर दैनिक गति बोलते हैं। और दूसरी गति है परिक्रमण गति, जिसे हम रिवोल्यूशन और वार्षिक गति बोलते हैं। अब देखिए, परिभ्रमण जो है यानी घूर्णन, यानी जिसे हम दैनिक गति बोलते हैं, ये गति पृथ्वी का करती अपने अक्ष पर करती। जैसे मतलब अगर मान लें हम एक पंखा है, तो पंखा क्या करता है, पंखा अपने ही अक्ष पर गति करता रहता है ना। तो इसी प्रकार से पृथ्वी भी अपने अक्ष पर गति करती रहती है, मतलब एक ही स्थान पर रुके हुए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, परिभ्रमण बोलते हैं, यानी रोटेशन यानी घूर्णन या फिर दैनिक गति बोलते हैं। जिसके कारण कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होंगी उनको हम देखेंगे, दिन रात कैसे होते हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये गति कैसी है आपकी, ये गति आपकी घूर्णन गति यानी दैनिक गति है। जैसे पंखा क्या होता है, अब ऊपर वाला जो पंखा होता है, टेबल फैन नहीं, ऊपर वाला सीलिंग फैन, जो क्या करता है अपने ही अक्ष पर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है और कहीं नहीं जाता है, ठीक है। तो ये गति हो गई आपकी परिभ्रमण गति हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं परिक्रमण गति की। तो जिस प्रकार से हम किसी मंदिर की, जैसे मान लीजिए कोई टेम्पल है, इसके जब हम चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये सूर्य हो गया, इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो इसे हम बोलते हैं परिक्रमण गति। जिसके कारण मौसम बदलते हैं, है ना, दिन रात छोटे बड़े होते हैं। इसे वार्षिक गति बोलते हैं, क्योंकि ये एक वर्ष में क्या होती है, पृथ्वी सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगा पाती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वार्षिक गति बोलते हैं, ठीक है। और इसे दैनिक गति बोलते हैं, क्योंकि ये गति पृथ्वी एक दिन में पूरी संपन्न कर लेती है, मतलब ये 24 घंटे में पूरी कर लेती है और ये 365 दिन में, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। तो पहले हम आते हैं परिभ्रमण में, जिसे हम रोटेशन, घूर्णन या फिर दैनिक गति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पृथ्वी का कुछ इस प्रकार चित्र बना हुआ है, और पृथ्वी क्या पश्चिम से पूर्व की तरफ लगातार दिन रात घूमती ही रहती है, घूमती ही रहती है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है। इस गति कारण दिन व रात की प्रक्रिया संपन्न होती है। यह प्रक्रिया दैनिक संपन्न होती है, जिस कारण इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, अब सूर्य के सामने वाले भाग में इतने हिस्से में क्या होगा, दिन होगा, यहाँ पर रात होगी। जब ये वाला हिस्सा घूम के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर दिन हो जाएगा, यहाँ पर रात हो जाएगी। तो इस मतलब घूर्णन के कारण यानी दैनिक गति के कारण यानी परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो रही है, दिन और रात की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, और ये डेली होती है, ठीक है। ये डेली संपन्न होती है, इसलिए इसे दैनिक गति बोलते हैं। इस गति में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका क्वेश्चन कई बार से पूछता है कि दिन रात किस कारण होता है, या पृथ्वी दैनिक गति में कितना समय लगता है, या पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है और चक्कर लगा रही है। तो बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनको हम आगे कवर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया होगा आपको कि दिन रात कहाँ पर होता है। तो ये जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा वहाँ पर दिन होगा, जो नहीं होगा वहाँ पर रात होगी, ठीक है। अब जब घूमती रहेगी तो पृथ्वी के पर दिन रात की प्रक्रिया डेली संपन्न होती रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं परिक्रमण गति के बारे में। परिक्रमण हमने बताया था अभी आपको कि जैसे हम मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है, और ये गति एक वर्ष में पूरी होती है, इसलिए इसे वार्षिक गति कहते हैं। यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये सूर्य बना हुआ है ना, और इसके चारों तरफ पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर, अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाती है, ठीक है। इस गति को अंडाकार मार्ग को भूकक्षा यानी अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। ये जो कक्षा होती है ना पृथ्वी की, ये इसे हम बोलते हैं अर्थ ऑर्बिट,
क्या बोलते हैं, अर्थ ऑर्बिट, मतलब जिस कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगाती है। और ये मार्ग कैसा अंडाकार होता है, यानी जियोड तरीके होता है। पृथ्वी इस अंडाकार मार्ग को 365 दिन 6 घंटे में, मतलब 1 वर्ष के आसपास ये पूरा कर पाती है। ठीक है, इस कारण पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। 365 दिन में पूरी कर पाती है ना। और 6 घंटे में। अब जब चौथा साल आता है ना, तो आप देखते होंगे कि हर एक लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है। तो क्या होता है, हम छः छः जब 4 बार जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 चौको 24, तो पूरा एक दिन बन जाता है। इसलिए हम अगले जो साल होता है, जो हमारा अगला साल होता है, यानी चौथा साल जो होता है, वहाँ पर हम जोड़ देते हैं उस ईयर को, तो फरवरी 29 की हो जाती है। और इसलिए वहाँ पर आपने देखा होगा उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, और ये हर 4 साल में होता है। पृथ्वी की परिक्रमण की दो स्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं, उपसौर और अपसौर। अब देखिए ये गति क्या होती है। अब देखिए जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अंडाकार मार्ग चक्कर लगा रही है, तो एक समय ऐसा है जिस दिन पृथ्वी सबसे नज़दीक होगी सूर्य के, और एक दिन ऐसा है जिस दिन पृथ्वी सबसे दूर होगी सूर्य के। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो वही चीज़ें हैं। उपसौर, उपसौर हम बोलते हैं पेरिफेरल बोलते हैं। यहाँ पर देखें, उपसौर जो है पृथ्वी के अंडाकार मार्ग में एक ऐसी स्थिति आ जाना है जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, इसे उपसौर बोलते हैं। ये स्थिति 3 जनवरी को होती है। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है, हालांकि उपसौर और अपसौर पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको समझाते हैं हम। देखिए उपसौर जो है, उपसौर में पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। तो मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सबसे नज़दीक है। तो देखने वाली बात यह है कि पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ठंडी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है फिर भी ठंड पड़ रही होती है हमारे यहाँ, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है, यानी पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है सूर्य के। ठीक, उप मतलब होता है पास, है ना, जैसे बोलते हैं ना उपनिषद, यानी निकट बैठकर सीखना। इसी प्रकार से उपसौर, पृथ्वी के पास सूर्य। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपसौर में, एपिहेलन में। पृथ्वी के अंडाकार मार्ग में एक ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती है, इसे हम अपसौर बोलते हैं। यह स्थिति 4 जुलाई को संपन्न होती है। तो यहाँ पर जब पृथ्वी होगी, तो इधर पर होगी 4 जुलाई। अब 4 जुलाई के दिन क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, ठंडी का मौसम होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ठंड गर्म से थोड़ा इसका रिलेशन दूसरा है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ठंडी पड़ती है तो दूर होगी और गर्मी पड़ती है तो पास होगी। यहाँ पर चीज़ें देखने वाली हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो उपसौर में पृथ्वी क्या होती है, पास होती है, और अपसौर में दूर होती है। इसके बाद हम आते हैं, आगे आते हैं। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नक्षत्र दिवस में आते हैं। नक्षत्र दिवस क्या होते हैं, देखिए, यानी साइडर्स डे, एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को हम नक्षत्र दिवस बोलते हैं। ये क्या होती है, ये जो दिवस होता है, ये 23 घंटे 56 मिनट की अवधि का होता है। क्या होता है कि एक मध्याह्न रेखा जो होती है, मध्याह्न रेखा से जब दो बार दो बार जो गुजरती है, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र दिवस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये कोई पृथ्वी है ना, अब इस रेखा से गुजरी और फिर इस रेखा पर आ गई, तो क्या हो गया, यहाँ आपका 23 घंटे 56 मिनट हो जाता है, तो यहाँ पर आपका नक्षत्र दिवस बन जाता है। इसके बाद हम आते हैं सोलर डे, यानी सौर दिवस में। जब सूर्य को हम गतिहीन मानते हैं, देखिए हालांकि सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य गति कर रहा है ना। हर एक पिंड ब्रह्मांड पर जो भी है वो गतिमान है, कोई भी स्थायी नहीं है। ठीक है, जब सूर्य को हम गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में करते हैं, तो इसे हम सौर दिवस कहते हैं। ये अवधि पूरे 24 घंटे की होती है। क्या करते हैं, हम सूर्य को स्थायी मान लेते हैं, और फिर हम जब पृथ्वी की गणना करते हैं तो हम उसे हम सौर दिवस कहते हैं। और यहाँ पर इस चित्र से आप समझ पा रहे होंगे, पूरा समझ लेंगे आप। देखिए ये सूर्य है हमारा, है ना। सूर्य की सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पर देखने को मिलती है कब, 4 जुलाई को देखने को मिलती है पृथ्वी से, है ना। और सबसे नज़दीक 3 जनवरी को, इसे हम बोलते हैं पेरिजीज बोलते हैं या उपसौर बोलते हैं। और 4 जुलाई को अपसौर बोलते हैं, यानी पेरीफेलन एपोजी या फिर एपिहेलन बोलते हैं। और 21 जून और 22 दिसंबर,
ठीक है। 21 जून को सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर चमकता है। ठीक। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसी स्थितियां हैं जिसमें सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है लंबवत। और इस तारीखों को यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, क्योंकि इस चित्र से आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दिन रात का छोटा बड़ा होना, ये कैसे होता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया। दिन रात का जो छोटा बड़ा होना होता है, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती, हमें पता है पृथ्वी अपने अंश पर कितनी 23.5 अंश झुकी हुई है ना। अगर झुकी हुई ना होती तो सब जगह दिन रात बराबर होते। अब अगर पृथ्वी ऐसे होती, पूरा ऐसे होता, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर दिन, यहाँ पर रात, यहाँ पर दिन की प्रक्रिया होती रहती। लेकिन पृथ्वी के झुकाव ऐसे है ना, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, दिन रात में देखने में डिफरेंस मिलता है हमको। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा रहता और बड़े रहते, और रातें छोटी रहती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे रहते। अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती घूमकर, ठीक है, परंतु विषुवत रेखी भाग यानी जो भूमध्य रेखी यानी ये पृथ्वी है आपकी, ये भूमध्य रेखा वाला रीजन है। भूमध्य रेखा को छोड़कर विश्व के सभी भागों में ऋतुओं में दिन रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सूर्य से लगातार दिन भर, पूरे वर्ष भर ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, सोलर ऊर्जा आती रहती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर जो जाड़े की ऋतु है वो नहीं आ पाती है। ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि को उत्तरी गोलार्ध का सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। अतः यहाँ पर दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की हम बढ़ते जाते हैं, अब अगर हम पृथ्वी से क्या होगा, उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, ये आपकी पृथ्वी है, और यहाँ की तरफ बढ़ेंगे उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है ना। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की हो जाती है। अब डिपेंड करता है सूर्य की स्थिति कहाँ पर है। देखिए, सूर्य की स्थिति अगर मान लीजिए कर्क रेखा पर है ना, तो यहाँ पर 6 महीने का दिन हो जाएगा। सूर्य की स्थिति अगर मकर रेखा पर है तो यहाँ पर 6 महीने का दिन हो जाता है। तो डिपेंड करता है सूर्य की स्थिति कहाँ पर है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक कहाँ पर अधिक प्राप्त करता है, दक्षिणी गोलार्ध पर, तो वहाँ पर दिन बड़ा होगा। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की तरफ हम बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इस कारण 6 महीने का दिन रहता है। तो सूर्य की लोकेशन कहाँ पर है, कर्क रेखा के पास है, तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने की रात होगी। दक्षिणी ध्रुव पर है तो वहाँ पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होगी। तो यहाँ से ये दिन क्लियर होता है कि दिन रात का छोटा बड़ा होना डिपेंड करता है पृथ्वी के परिक्रमण पर। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ऋतु परिवर्तन। ऋतु में परिवर्तन होती है, हमें पता है। पृथ्वी पर, पृथ्वी जो है अपने क्या नाम है, अक्ष पर नहीं घूमती, बल्कि कहाँ पर, इसके चारों तरफ परिक्रमा भी लगाती है। यहाँ से बहुत सारी प्रक्रियाएं संपन्न होगी, पृथ्वी की इसकी सूर्य रहती है, फिर ऋतु परिवर्तन होता है। मैंने देखा था ना कि पृथ्वी कभी सूर्य ठीक आती है, कभी पास आती है, कभी दूर जाती है तो कभी पास आती है, कभी बराबर में रहती है। तो यहाँ जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के नज़दीक या दूर होगी, वैसे वैसे ऋतुओं में अचानक परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। तो जो कुछ स्थितियाँ हैं, आप ये 6 तारीख याद रखिएगा, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर, और 3 जनवरी और 4 जुलाई, ये 6 तिथियाँ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी हम कभी चर्चा करेंगे पूरी तरीके से, अलग से बता देंगे इनकी, लेकिन ये 6 तिथियाँ बहुत महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी में। देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसी तिथियां हैं, इन इन दोनों स्थितियों में सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ये पृथ्वी पर क्या होता है, भूमध्य रेखा होती है बीच वाली, और यहाँ पर सूर्य क्या होता है, लंबवत चमकता है, जिस कारण संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस समय दिन व रात की अवधि बराबर रहने एवं ऋतु में समानता के कारण दोनों स्थितियों को इक्विनॉक्स कहा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विनॉक्स किसे कहते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। और इस दिन सारी पृथ्वी पे, पूरी संपूर्ण पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि
भारत में दिन रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। अमेरिका में दिन रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। ये तिथियां हर देश पर लागू होती हैं, हर देश पर, ठीक है, यानी पूरी पृथ्वी पर लागू होती हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक देश का नाम दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो कंफ्यूजन होने की वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा, ये पूछा गया है विषुव क्या होता है या फिर इक्विनॉक्स क्या होता है ना, बसंत विषुव क्या होता है, शरद विषुव क्या होता है। ये विषुव के टाइप्स हैं, तो इनको भी हम आगे देखते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा विषुव यानी इक्विनॉक्स होता क्या है। इक्विनॉक्स के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। आगे देखते हैं हम, 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव बोलते हैं। देखिए 21 मार्च को बसंत विषुव बोलते हैं यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर वाली स्थिति को हम शरद विषुव यानी ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को सूर्य क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ आने लगता है। उत्तरी गोलार्ध की जब आता है तो फिर क्या होता है, बीच में भूमध्य रेखा पड़ती है, वहाँ पर चमकता है, और 21 मार्च को बसंत ऋतु लग जाती है, ठीक है। और 23 मार्च को शरद ऋतु चल रही होती है, ठीक है, तो उसे शरद विषुव बोलते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं 21 जून में। 21 जून जो है, 21 जून एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि में सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ये आपकी पृथ्वी थी, पृथ्वी पर ये कर्क रेखा थी, ये भूमध्य रेखा थी, और ये आपकी मकर रेखा थी। तो ऊपर वाली रेखा पर चमकने लगता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में चमकने लगता है। तो सीधी सी बात है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, है ना, रातें छोटी होंगी, गर्मी पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में, है ना, दक्षिण गोलार्ध में ठंड पड़ रही होगी। देखते हैं यहाँ पर, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म आयनात यानी समर सॉलिसाइड बोलते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। 21 मार्च को कहाँ चमकता है सूर्य? भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च के बाद फिर वो कहाँ, उत्तर की तरफ जाने लगता है, यानी उत्तरायण होने लगता है, तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। वहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है, यानी गर्मी आने लगती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होती है, क्योंकि सूर्य क्या होता है, मकर कर्क रेखा पर चमक रहा होता है। मकर कर्क रेखा के आगे फिर वो जाता ही नहीं है। तो 21 जून ऐसी स्थिति है जिस दिन सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, ठीक है। 21 जून के बाद 23 सितंबर तक, 21 जून के बाद 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा की ओर जाने लगता है। यानी 21 जून जैसे हुई, 21 जून के दिन यहाँ पर मकर रेखा कर्क रेखा पर चमकता है, उसके बाद फिर लौटने लगता है, और 23 सितंबर तक वो कहाँ जाता है, 23 सितंबर तक मकर रेखा में पहुँच जाता है। तो 23 सितंबर तक विषुवत रेखा की ओर जाने लगता है, और जाकर मकर रेखा पर पहुंच जाता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है और ठंडक बढ़ने लगती है। जब सूर्य कर्क रेखा से चला जाएगा और मकर रेखा पर आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, मकर रेखा के पास गर्मी बढ़ेगी, और यानी दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी बढ़ेगी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ठंडक का मौसम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं, आते हैं 22 दिसंबर में। देखिए 22 दिसंबर, इस स्थिति में सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। ये हमारी पृथ्वी थी, है ना, पृथ्वी पर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तो ये सूर्य यहाँ स्थिति पर है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़े होंगे। इस स्थिति को शीत आयनात यानी विंटर सॉलिसाइड बोलते हैं। ऐसी स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी व रात छोटी होती है, ठीक है, मतलब उसका उल्टा होने लगा यहाँ पर। सूर्य के दक्षिणायन होने प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है। जो सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होने लगता है, ये 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी व रातें छोटी होने लगती हैं, ठीक है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक विपरीत स्थिति देखी जाती है। जैसी उत्तरी गोलार्ध में स्थिति थी, उसकी विपरीत यहाँ पर स्थिति हो जाने होने लगेगी, सीधी सी बात है। 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा की तरफ जाने लगता है। मतलब क्या होगा, 22 दिसंबर जैसे यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद फिर सूर्य फिर उत्तरी तरफ जाने लगेगा, है ना, मतलब कर्क रेखा की तरफ, सीधी सी बात है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाती है, और फिर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु बढ़ने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये तिथियाँ कितनी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्वार भाटे के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने ये चीज़ समझें कि जो तिथियां आपको बताई हैं हमने, कौन कौन सी तिथियां बताई, सबसे इंपॉर्टेंट जो तिथियां हमने बताई हैं आपको, कौन कौन सी थी, जो 21 मार्च थी, है ना, 21 मार्च थी, 23 सितंबर थी, और 3 जनवरी थी, 4 जुलाई थी, और 21 जून, और 22 दिसंबर,
है ना? ये तिथियाँ क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो ये तिथियाँ याद रखिएगा। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। हम उनकी प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन बता रहे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक का कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें, कमेंट का सेक्शन आपका है, तो आपको हक है पूछने का। और जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।